इसलिए जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने अपने बच्चों और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरे साथ निकलना है। अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू की। वज़ीर ख़जाना अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तुम एक बेबस शख्स हो आज, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा फैसला है, और वो इसलिए बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि बड़े अरसे से मरीम नवाज साहिबा की सियासत के अंदर एंट्री के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि आया मरीम नवाज शरीफ साहिबा किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सियासत के अंदर हिस्सा ले सकेंगी या नहीं ले सकेंगी, और अगर ले सकेंगी तो क्या उनको वो 7 साल जो कि उनको सज़ा सुनाई गई थी एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर वो काटने के बाद आएंगी, या मामला किसी और तरीके से इससे निबरदाजमा हुआ जाएगा। PMLN की तरफ से आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और वो सज़ा जो मरीम नवाज साहिबा को सुनाई गई थी और कैप्टन सफदर को सुनाई गई थी वो मुअत्तल कर दी गई है। कुछ टाइमलाइन की बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था और ये क्या केस था, किस तरीके से मामला आगे चला। ये वही केस था जो एहतसाब अदालत के अंदर चला था। 2018 की बात है, जुलाई 2018 टू बी प्रिसाइज 6 जुलाई 2018 को एक एवनफील्ड केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को 10 साल, मरीम नवाज साहिबा को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की जो कैद है वो सुनाई गई थी। और ये कैद के बाद सियासत के ऊपर बड़ा सवाल तभी उठना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ साहब भी गॉन और मरीम नवाज साहिबा भी गॉन फ्रॉम सियासत। यहाँ तक कहा गया कि शरीफ खानदान की सियासत के ऊपर कांटा लग गया। उसके बाद 19 सितंबर 2018 आता है और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2021 आता है, और 6 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरीम नवाज साहिबा के रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करती है और समाअत को मुकर्रर करती है कि आगे इसको सुना जाएगा केस को। और आज 29 सितंबर 2021 यानी तकरीबन 1 साल के बाद, 1 साल 1 महीना कम या चंद दिन कम को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके हस्बैंड, दोनों की सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया। और आज मरीम नवाज साहिबा ने उसके बाद जो कहा वो थोड़ी देर पहले आपने भी सुना कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया। ये जो झूठ का पलंदा था, ये पहाड़ बनाया गया था, ये मुनहदम हो गया, ख़त्म हो गया। बल्कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी एक ट्वीट है, उन्होंने आज मरीम नवाज साहिबा को कंग्रेचुलेट भी किया। वो कहते हैं, द एडिफिस ऑफ लाइज, स्लैंडर एंड कैरेक्टर असैसिनेशन हैज़ कम crumbling down today. Maryam Nawaz's acquittal in the Evanfield reference is a slap in the face of so-called accountability system that was employed to target Sharif family. Many congratulations to Maryam Beti and Safdar. ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक मैसेज था। इसके अलावा बाकायदा मुलाकात भी हुई। अब ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरफ आते हैं। आज जो ऑर्डर आया है 2022 का, उसकी कॉपी मेरे हाथ में मौजूद है, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर द इंस्टेंट अपील इज अलाउड एंड जजमेंट डेटेड 6/7/2018 इज सेट असाइड, यानी मुअत्तल कर दी जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ एपेलेंट नेम्ड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, और इससे पहले टू द appellant, namely Maryam Nawaz, Maryam Safdar. Consequently, the conviction awarded is set aside and above named appellant is acquitted of charges against her reference number so and so. 2017 का जो केस था, रेफरेंस नंबर 20/2017, इसके हवाले से वो वाली सज़ाएं मुअत्तल कर दी जाती हैं, सेट असाइड कर दी जाती है। नैब का ऑर्डर आया था 6 जुलाई को 2018 को, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसके अंदर वाज़े तौर पर कहा गया था कि द गिल्टी, एक तो नवाज शरीफ साहब की नाम लिया गया था, एंड ट्रस्ट डीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्यूज्ड मरीम नवाज वर आल्सो फाउंड बोगस। शी एक्यूज्ड मरीम नवाज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन concealment of the properties of his father, accused Mia Mohammad Nawaz Sharif. This accused Maryam Nawaz aided, assisted, abetted and attempted and acted in conspiracy with her father, accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who was the holder of public office. Therefore, prosecution has succeeded to establish her guilt within the meaning of section 9 NAO ordinance, yani National Accountability Ordinance 199, read with serial number 2 of the schedule, and punishable
सो एंड सो, बहुत सारी आगे लंबी चौड़ी चीज़ है। तो इससे पता चल गया कि ये वाली सज़ा उनके सामने हुई, उनको अवॉर्ड की गई थी। बहरहाल इससे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आज मुजफ्फराबाद में भी इमरान खान साहब ने एक बड़ा जलसा किया और जलसे बेशुमार कर रहे हैं और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और इसीलिए इंतखाबात के लिए डिमांड भी कर रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि आज जो सियासत के अंदर या इंतखाबात की बात कर रहा है वो सैलाब ज़दगान के साथ जुल्म कर रहा है। क्या होने जा रहा है, इस जो सज़ा है उसकी मुअत्तली का मतलब क्या है, इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। इसके अलावा सैयद अमजद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इरफान कादर साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे, जो कि ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ SAPM है, अभी SAPM है, तकरीबन 24 घंटे पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है, उनको SAPM के तौर पर उनकी नशिस्त दे दी गई है। सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, कैप्टन सफ्तर, स्पेशली मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर क्रॉस लग गया है, या आप लोगों की जमात के बहुत सारे लोग कहा करते थे कि अब उनकी सियासत जो है ख़त्म हो गई है, अब या तो शहबाज शरीफ साहब को स्टेप आउट करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, या उनकी जमात में से किसी और लीडरशिप को निकलना पड़ेगा। ये प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर अक्सर PTI के बहुत सारे लीडरान कहा करते थे। आपकी नज़र में आज का जो फैसला आया है, इसके बाद वो कांटा मिट गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त तो मिटा हुआ ही नजर आता है कि मतलब जो सूरत हाल है अदालतों की, या जिस तरह आप कह लें आजकल माफ़ी का सीज़न है, उससे तो यही लगता है कि आपका पूरा सिस्टम इंसाफ का हो या आइन का हो या कानून का, वो सारे कोलैप्स कर गया है। सो ये जो, और आजकल मैं समझता हूँ शायद थोड़ा सा जजेस को या अदालतों को थोड़ा सा ना सब्र भी, टॉलरेंस भी बढ़ा लेनी चाहिए। जो एक इंटरनेशनली, हमारा तो कसूर नहीं है, इंटरनेशनली जो एक असूल है एक रैंकिंग का, उस रैंकिंग में जहाँ पे आते हैं वो उसका नतीजा यही हो सकता है। सो हम हनीफ अब्बासी को देखें, नवाज शरीफ साहब को 2 बार देखें, इसहाक डार साहब को देखें, मरीम नवाज साहब को देखें, कैप्टन सफदर को देखें, और इस मुल्क के ताकतवर लोगों को देखें, तो यहाँ पे आज तक यू कैन से कि सजा होती नहीं है, या अगर हो जाती है तो जो अदालत देती है वही अदालत उसी तरह के जजेस कुछ 4 महीने 6 महीने जब कोई डील तय हो जाती है, कोई कंक्लूड हो जाती है, तो फिर वो माफ़ कर देते हैं। सो मेरा सवाल तो ये है कि जो ये केस है इस वक्त एवन फील्ड का केस वो है जब नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे, उस वक्त बना था, इन्हीं की टीम थी, इन्हीं की हुकूमत थी। बाद में वो प्रोसिक्यूट हुआ, ये जो यू कैन से के शाहिद हकान अब्बासी साहब के दौर में, तो उसमें से सारी सजाएं हुई, उसमें कन्विक्ट हुए ये। तो उसके होते हुए ना हमने कोई केस बनाया, ना कोई इंतकामी कार्रवाई, लेकिन इंतकामी कार्रवाई, जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप लोगों की बारी में इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम आप लोगों के ऊपर बेतहाशा लगता रहा कि आप लोगों ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भी सियासी मुखालिफिन के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप लोग मुख्तलिफ केसेस, वो शहजाद अकबर साहब तो थे ही इसलिए कि कोई ना कोई केस निकालें, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखें, तगड़ा रखें कि किसी ना किसी तरीके से सारे कन्विक्ट हो जाएं। देखें, ये आप कह लें, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूँ कि इस केस में जो आप कह लें मरीम नवाज साहब पे हुआ, ये नवाज शरीफ साहब पे हुआ, ये उस वक्त हुआ जब उनकी अपनी हुकूमत थी और सजा भी उसी वक्त ही हुई। सो ये कोई नहीं कह सकता कि ये किसी जगह भी कोई केस गलत हुआ था, कोई केस फैब्रिकेट किया गया था, कोई लोकल था। वो ये पनामा से शुरू हुआ, एवन फील्ड इशू था, वो प्रॉपर्टी साबित हुई, उसमें सजाएं हुई, उसका सबूत नहीं दे सके, और सारे के सारे उस वक्त भी सारा आप पहले इनकी सपोर्ट पे खड़ी थी जितना भी प्रोसिक्यूशन है, और दूसरा इसके बावजूद सजा हुई। और आज अगर माफ़ होती है तो ये एक बड़ा बदनमा दाग है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक ब्लैक डे है ये। तो ये उसी तरह ही है जिस तरह आप कह लें कि पहले भी ये एक दिन रात को तियारे में चले गए थे, सजाए मौत थी मियाँ साहब को, और रात को चले गए थे। देने वालों को भी कुछ होनी चाहिए, जिसे कहते हैं अगर होती है तो गए वो वैसे आपकी हुकूमत में थे चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब गए वो अब की बार, पिछली बारी को तो छोड़ दें, अब की बार जो है वो गए आपकी हुकूमत में। उसके मैं कह रहा हूँ हमारी हुकूमत पे थे। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पहली बात तो मैं बात कर रहा हूँ अपना मुशर्रफ साहब के दौर में, जब वो किले से चले गए रात को। अच्छा,
अभी वाले में भी मैं जो कह रहा हूँ कि इस वक्त भी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में काफी कुछ ऐसा कुछ है, नैब की बात करें या प्रोसिक्यूशन की बात करें कि जो हम तो फर्द जुर्म भी नहीं आयद करा सके शहबाज शरीफ साहब पे, हमारे होते हुए तो नहीं हो सकी। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कुछ लोग जैसे पुराने आज से कोई 10 सदियां पहले होते थे कि एक बंदा वो किस तरह शहजादों को खिलाता था उंगलियों पे, किस तरह नचाता था, क्या करता था। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब बड़े गुस्से से जरा कागज पलट रहे हैं, उनके कागज पलटने की आवाज भी आ रही है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। फिर मैंने निसार चीमा साहब की तरफ भी जाना, उससे पहले अमजद अली शाह साहब फोन पे भी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं बता दूं हम ऑन एयर हैं। अजहर साहब, आपके सामने आप तमाम इस कानूनी पैराए को देख रहे हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं, ये सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि मुझे याद है खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बात कही थी, और अब उसके बाद जो भी केसेस के ऊपर अगर एक्चुअल सजाएं माफ भी हो रही हों, अगर जेन्युइन केसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो भी आ रहे हों, तो उसको उस पैराए में देखा जाता है। आपकी नजर में आज का जो फैसला आया है उसके अंदर एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस था, और कानून तो लैक ऑफ एविडेंस के साथ ही चला करता है। ये लैक ऑफ एविडेंस क्यों? चीमा साहब अभी कह रहे हैं हम तो सजाएं भी नहीं दिलवा सके, फर्द जुर्म भी नहीं आयद करा सके, क्यों? बहुत शुक्रिया अनिका। मैं तो जो केस को बड़ा माइन्यूटली देखता रहा हूँ। पनामा लीक्स के आने के बाद अप्रैल में मुझे याद है कि मैं असद खल के जरिए नैब में बाकायदा कंप्लेंट दायर की, मुख्तलिफ खत लिखे, लाहौर हाई कोर्ट में गया, सिंगल जज से डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच जो जुलाई अगस्त में बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने जब पटिशनें आई तो ये बात है गालिबन मेरा ख्याल है सितंबर या अक्टूबर की, और मामला टेक 126 दिन सुना गया, कोई सबूत नहीं, और वो फैसला पड़ने वाला है। आर्टिकल 117 कानून शहादत का, ओनरशिप बाली प्रॉपर्टीज के, ये सारा एडमिशन है जजमेंट्स के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे साइड पे रखेंगे वो एक अलग बात है। उसके बाद आपको पता है वो अपना कतरी खाता आ गया, फिर JIT बनी, 60 दिन वो चली, सबूत मांगे गए, वहां नहीं दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, 5 दिन हेयरिंग हुई, तब कोई सबूत नहीं, फिर नैब ने इंक्वायरी की, तब कोई चीजें सामने नहीं, और अल्टीमेटली नैब के ट्रायल कोर्ट ने इन बुनियाद के ऊपर, और मरियम ने जाली, जरा समझिएगा, फेक ट्रस्ट डीड दी थी, और उसकी भी 9A5 में और 9A12 के अंदर अबैटमेंट के हवाले से अदालत ने उनको सजा सुनाई है। और अदालत 3-4 जो सवाल है वो मेरी नजर से बड़े हैरान कुन है। वादियों नजर में ये केस रिमांड का तो बनता है, ये एक्विटल का नहीं बनता। वो एक अलग बात है कि नैब इस वक्त इनके हाथ में है, जब हुदैबिया के टाइम पे भी इनके हाथ में थी और अपीलें दायर नहीं की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बिलेटेड अपीलें फाइल की थी। जहां भी देखना पड़ेगा कि नैब हॉल अपना हाफ हार्टेडली काम करता है, अपीलें फाइल करता है, नहीं करता, ये बड़ा तकलीफ मामला होगा। 4 सवाल ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर पूछा गया कि प्रॉपर्टी की आपने कीमत नहीं बताई, वैल्यूएशन रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, बाकायदा गूगल पे आज भी सर्च कर ले और वो दस्तयाब है। अब चले फर्ज करें अगर वैल्यूएशन नहीं बताई तो क्या ये एविडेंस नहीं है? और फिर नीलसन और नेस्कॉम के हवाले से बात इतनी है, या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसीलिए तो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का अपना एक्ट नहीं बनने दे रहे थे। अब वो चीजें भी सारी रिकॉर्ड के ऊपर है और इंटरलिंक कर रही है दूसरे के साथ। जहां तक बात है मनी ट्रेल है नहीं, मनी ट्रेल कतरी खत की तरफ पर या मिलों की शर्त पर वो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों को अगर सामने रखकर देखें, ज्यादा से ज्यादा केस ये रिमांड का बनता था या एक्विटल का नहीं बनता था। मैं ठीक नहीं है, समझता। चले डू यू अग्री विद दिस? अमजद शाह साहब, आप अग्री करते हैं जो अजहर साहब बात कर रहे हैं कि ये तो रिमांड का ठीक है लेकिन एक्विटल वाला केस जरा ज्यादा हो गया, इस चीज को मिलाते हुए कि मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफ्दर के आज के एक्विटल ऑब्वियसली, और उसके साथ उससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट, और आज जो कहा गया कि लैक ऑफ एविडेंस? मैं अपने भाई अजहर सिद्दीक साहब से बड़े इज्जत और एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं ये जितने भी केसेस हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ, चाहे वो अयूब खान के दौर में एबडो के जो केसेस थे जो पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई किया गया था, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सजाए मौत है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन या इस केस में उनको सजा थी, मैं इन सारे केसेस को जो अब इस वक्त PTI पर केसेस बन रहे हैं, मैं इन सारे केसेस को पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस समझता हूं। और ये 100% उस वक्त भी एक्विटल का केस था जिस वक्त उन जज साहब को, अरशद साहब, अल्लाह उनका वो जान अच्छा करे, वो उनकी वफात हो गई है, लेकिन उनका उसके बाद के जो एडमिशंस थे, फिर आज जो सुप्रीम हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ,
ये तमाम की तमाम जो हमारी बड़ी अफसोस है, एक अरसे से हमारा आज़ाद अदलिया की जंग है बार की, कि हम कहते हैं कि आज़ाद अदलिया हो, इदारे जो हैं वो आज़ाद हों, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि जिस दिन ये नैब बना था उससे लेके आज तक ठीक। नैब की जो भी कारकर्दगी है सवाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और कुछ भी नहीं है। तो ये केस भी उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा। जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक वो एक हिस्सा है, और इसका इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आज ये क्विट हुए हैं, इन्हें 4 साल पहले क्विट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा और मैं निसार केस को, हाँ जी, निसार चीमा साहब, मरियम नवाज साहिबा एक्विट हो गई हैं, अब सियासत के अंदर हम उनको पूरे जोरों शोर से देखेंगे क्या अगले इंतखाबात के अंदर? क्या वो हम लोगों को आगे आगे एक तो लीडरशिप की फॉर्म के अंदर, लेकिन अब इंतखाबात लड़ते हुए भी नजर आएंगी? देखिए, एक तो मैं अपने भाई साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि उनको आज नहीं, आज से 4 साल पहले ही क्विट होना चाहिए था। ये देखें, बात ये है कि आज पूरी कौम में से पीटीआई और उनके हम ख्याल जो लोग हैं उनको छोड़ दें, बाकी सारी कौम आज के फैसले पे खुश है, इसकी तारीफ करती है। देखें, बात ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट का जो वतीरा रहा, जो उनकी सियासत थी, वो तो आपको पता है झूठे इल्जामात से इबारत थी, झूठे दावे, झूठे वादे, झूठे इल्जामात, किरदार कुशी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शाह साहब ने एक और बात भी कही है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थ्रू जुडिशरी और केसेस लेकर जाना वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप लोग भी इमरान खान साहब के साथ कुछ इसी तरह का कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ही हम इंशाल्लाह टेररिज्म के केसेस कर रहा हूँ। नहीं, मैं गुजारिश सुन लें कि उनका तो सारी सियासत जो थी इसी पे मबनी थी, इसी से इबारत थी। जो जिसको हमने हमेशा नैब और पीटी गवर्नमेंट का अनहोली अलायंस का, उसी का शख्साना था ये केस भी, और इस तरह के कई केसेस। बात ये है कि आज एक तो ये इसमें कोई शक नहीं कि हक की फतह हुई है, सच की फतह हुई है, मेरिट रसूलों की फतह हुई है। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आज ये कि ये तहरीक इंसाफ का तो इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं था, वो तो इंसाफ का खून ही करते रहे। लेकिन आज बाकी है कि अदालतों ने इंसाफ का बोलबाला किया। लेकिन एक और पहलू जो है उसकी तरफ जरूर गौर करना चाहिए, वो ये है कि देखें, ये अगर ये इस्लामी तस्वर जो है कानून का, वो यही है कि अगर किसी के ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो उसको साबित ना कर पाए तो इल्जाम लगाने वाला जो उसको मुजरिम समझा जाए और उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये तरीका ठीक है कि हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम है, जो कानून का निज़ाम है, कि जिस पे चाहे कोई इल्जाम लगा दे, झूठा इल्जाम लगा दे, पगड़ी उछालता रहे, बदनाम करता रहे, उसके और उसके खानदान को अजियत देता रहे, तकलीफ देता रहे, क्या ये है कि उसका कोई अजाला नहीं होगा? क्या ये है कि आज इस बात की जरूरत नहीं है? के केसेस हैं, लेकिन चीमा साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। वेरी क्विकली आई हैव टू गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मरियम नवाज साहिबा का सियासत के अंदर क्या किरदार होगा इसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मरियम नवाज साहिबा की और कैप्टन सफ्दर की सज़ा की मुअत्तली और उनका क्विट हो जाना, ये एक बड़ी खबर है और ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सामने आ रहा है। लेकिन बिफोर आई गो टू जमशेद इकबाल चीमा साहब एंड निसार चीमा साहब, मैं एक बार फिर शाह साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, कानूनी सवाल, सादा सा सवाल। मरियम नवाज साहिबा का सियासी करियर अब किधर स्टैंड करता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि अब तो वो एक्विट हो गई हैं? अमजद शाह साहब जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अमजद शाह साहब, मरियम नवाज साहिबा का सियासी करियर किधर स्टैंड करता है इस फैसले के बाद? वेरी सॉरी, मुझे फिर चलिए मैं ऑडियो फिक्स कराने की कोशिश करती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी नजर में मरियम नवाज साहिबा का करियर आज के इस फैसले के बाद किधर स्टैंड करता है? क्योंकि उससे पहले तो कहा जा रहा था अगले इंतखाबात के अंदर तो मरियम नवाज साहिबा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या अब वो सियासत और सियासी इलेक्शंस, इंतखाबात के अंदर पूरा हिस्सा सुकून से ले सकेगी?
अच्छा देखिए, मरियम नवाज को तो अभी हाई कोर्ट ने एक्विटल में किया है, फैसला अभी आ जाता है। नैब अगर ये अपील दायर करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है इस जजमेंट को सस्पेंड करने के हवाले से। तो अभी फिलहाल अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो इलेक्शन लड़ सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो 10 साल की जो कैद थी एक्विटल के बाद वो खत्म हो गया है। इलेक्शन लड़ना चाहें वो लड़ सकती हैं। लेकिन अहम जो इशू है, जो समझने वाला इशू है, वो जो यहाँ पता नहीं बड़ी लुडियां डाल रहे हैं, समझ रहे हैं पता नहीं सारा कुछ खत्म हो गया, नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ आ चुकी है कि मनी ट्रेल नहीं है, जायदादें अरबों रुपए की खरीदी हैं उनके पास। और मैं एक तारीखी बात बताने लगा हूँ, चौधरी शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने 1998 की उनकी एक इनकम टैक्स की रिटर्न थी, वो फाइल की 9,36,311। ये मतलब 9 करोड़ या 9 अरब की आमदनी कह रहा, 9,36,000 जिस दौरान ये प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, उसमें वो 50 लाख के करीब एडिशन हुई। एडिशन होने के बाद वो 2015 में सेटिसाइड हो गई, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो 9,36,311 पे आ गई। अब नवाज शरीफ जो है ना, इस 2 केसों के अंदर एब्सकॉन्डर है। नवाज शरीफ का एक केस नहीं है, माजरत के साथ एक बात मेरी एक और सुन लीजिएगा। इसहाक डार साहब भी वापस आ गए हैं, आपको पता है वो भी एब्सकॉन्डर थे, आपको पता है उनका फैसला भी आ चुका है। सो चीजें तो कभी भी पासा तो कभी भी पलटा जा सकता है ना। मैं बता देता हूँ, देखिए सागदार का तो ट्रायल ही कंक्लूड नहीं हुआ कि नैब के कवानीन के तहत ट्रायल एब्सेंशिया नहीं हो सकता। वो तो एब्सकॉन्डर थे, आकर अभी तो ट्रायल उनका चल रहा है। नवाज शरीफ को सजाएं हो चुकी हैं, नवाज शरीफ को बाकायदा एक बेल मिली थी, दोनों की दोनों बेलें विड्रॉ हो चुकी हैं, फिर ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। यानी इन्हें अब आने, और याद रखिएगा जब सजाएं हो जाए तो प्रोटेक्टिव बेलें नहीं मिला करती। यानी ये कहा जा रहा है प्रोटेक्टिव बेल होगी, फूलों में रख के ले आएंगे। इन्हें कानून के मुताबिक चलना है, स्कॉन्डर आके खत्म कराएं, अपना अदालतों में पेश हो, उसके बाद अपनी अपीलें सुनाएं। अपीलें टाइम पे सुनी जाएंगी, अपनी अदालत मेरिट पे। 2 अपीलें हैं, एवनफील्ड अलहदा है जिसमें 10 साल सजा है, अल अजीजिया अलहदा है जिसमें 7 साल सजा है। तो ये इतना आसान काम नहीं, बहरहाल वो एक अलहदा बात है। कोई अनहोनी हो जाए, मोजा हो जाए, और अगर आप कोई नई जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करते हैं तो वो एक अलग बात। चलें, ठीक है। अमजद अली शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है। शाह साहब, अजहर साहब की बात भी आपने सुनी है, फिर मेरा सवाल भी वहीं का वही है। मरियम नवाज साहिबा का सियासी करियर अब अगले इंतखाबात तक के लिए वो क्लियर है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा जो है वो क्लियर हैं, वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, कोई भी पब्लिक ओहदा जो है उसको वो होल्ड कर सकती हैं, और उन पर अभी कोई ऐसी पाबंदी नहीं रही जिस तरह से कि इस केस में सजा में के बाद थी। और अभी जो असर साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो बेसिकली कागजात ही जाली दिखाए थे अदालत के अंदर, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है, वो उसका क्या हुआ शाह साहब? नहीं, वो तो जब एक्विट हो गई तो बस वो अदालत में जो कुछ भी हुआ या जो एविडेंस थी, एक्विटल के बाद तो फिर बात खत्म हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, अक्सर औकात सियासी जलसों के अंदर भी मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रही होती है, इमरान खान साहब मरियम नवाज साहिबा को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। यानी इससे ये मालूम होता है कि आने वाले सियासत और आने वाले इंतखाबात के अंदर इन दोनों का आमना सामना अच्छा खासा होगा। वो PMLN को लीड कर रही होंगी, ये PTI को लीड कर रहे होंगे, दोनों पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं। अगले इंतखाबात का खाका आपको कैसा नजर आ रहा है अब इसके बाद? पहली बात तो ये कि आप पूछ रहे थे कि मरियम नवाज का सियासी कैरियर कैसा होगा। मुझे तो सियासी कैरियर उसी तरह नजर आता है जिस तरह किसी डिक्टेटर का हो सकता है, कि जिसके पास अवाम की सपोर्ट नहीं होती, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन वो एक ताकत जमा कर लेता है। जिसके पास ताकत होती है, ताकत के तौर पे कुछ फैसले करने की कोशिश करता है। ये खान साहब के बारे में भी कहा जाता है। और जिस तरह डाइंग स्टेज होती है ना किसी डिक्टेटर की, डाइंग स्टेज पे जिस तरह का उसका कैरियर होता है, उसी तरह का कैरियर है कि ये इसका कैरियर मरियम नवाज का शुरू होने से पहले ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई। नवाज शरीफ साहब पे 100 इतराज़ होगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ देर वो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे, और भुट्टो साहब यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे, बेनज़ीर साहब आ रही, उन पर ये नहीं है कोई इतराज़ात नहीं है, ये कोई आइडियल शख्सियात थे, लेकिन वो बहुत पॉपुलर थे। मरियम नवाज साहब पॉपुलर होने से पहले आप कह लें कि उनके कैरियर शुरू होने से पहले
इस जमात को या PDM को अनपॉपुलैरिटी ने खा लिया है। सो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो ये एक सवाल की आखिरी हद होती है कि वो आवाम में खड़ी ना हो सके, जहाँ खड़ी हो लोग चोर चोर कहें, लोग उनसे हिसाब मांग लें, लोग उनसे सवाल उठाएं। वो दुनिया के किसी कोने में भी जाके तो कवानीन की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे लोगों के यू कैन से के जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक करने की धमकियां दे के, लोगों को घरों में बुला के ये काम करें, तो ये पॉलिटिकल कैरियर नहीं होता। ये तो एक यू कैन से एक अरेंजमेंट हो सकती है कब्जे की, ये एक अरेंजमेंट है आपकी पोजेशन की, ये एक माफिया वाली स्टेज जो है कि वो ताकतवर होता है, पैसा होता है, वो मौज कर रहा होता है, गाड़ियां होती हैं, लोग डर रहे होते हैं, उसी तरह की सिचुएशन है इस वक्त, उससे हट के नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जो है कौम के लिए जो मायूसी है, कौम के लिए मायूसी अदालत है कि अदालत अगर मरियम बीबी को सजा गलत है, नवाज शरीफ साहब को सजा गलत है और अदालत ने दी है, तो अदालत बड़ी मायूस कौन है फिर। और अगर वो अदालत वो दी गलत थी या आज अगर बरी गलत किया है, तो ये फिर भी उतनी ही मायूसी है। तो मैं समझता हूँ ये चूंकि अजहर सदीक साहब जानते हैं, शाह साहब जानते हैं। नहीं, लेकिन चीमा साहब, मसला ये है कि कानूनी तरीकाकार होता है ना। अपील में गए, अपील के बाद उनको नहीं एविडेंस प्रॉपर मिले, नहीं आपकी नैब की प्रोसिक्यूशन भी सही चल सकी, नहीं आप लोग प्रोवाइड कर सके एविडेंस, अपनी हुकूमत में होते हुए नहीं कर सके, तो फिर तो अदालत के ऊपर तो ना डाले ना ये चीज। मैं समझता हूँ ये इन बातों का टाइम ही नहीं रहा। अब इतना कुछ नंगा हो गया, इतना कुछ एक्सपोज हो गया कि अब इन बातों का टाइम नहीं रहा, कि अब किसी को धोखा देना मुमकिन नहीं रहा। जो सारी उम्र से पिछले 74 साल से मुल्क को धोखा दे रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं, वो भी नहीं दे सके। वो सारी स्मार्टनेस के बावजूद, सारी आप कहें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बावजूद धोखा नहीं दे सके। ये जो आप कहें रिसेंट जो आपकी ऑडियोज आ रही हैं, जो उन्होंने जिस तरह कहा है कि मैंने मरियम क्या नाम है इसहाक डार साहब का मैनेज कर लिया है और इसहाक डार साहब का रातों रात मैनेज हो गया, ये रातों रात अदालतें फैसले नहीं करती। रातों रात मतलब आप कह रहे हैं कि 25 सूट लेके आप जहाज में बैठ जाएं, चले जाएं, और इससे पहले आपको सजा मौत हुई हो, फिर आप पहले अचानक आपके प्लेटलेट्स गिर जाए, फिर आप जहाज में बैठे ठीक हो जाए, फिर आपको पूछने वाला कोई ना हो। मैं फिर बोलूंगी भिजवाने वाले आप ही थे चीमा साहब, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन विल डिस्कस इट फर्दर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मरियम नवाज साहिबा का सियासी करियर और अगले इंतखाबात के तनाजुर में क्या होने जा रहे हैं, निसार चीमा साहब अब जरा बात करते हैं। पहले इसहाक डार साहब का वापस आना और उसके बाद सेनेटर के तौर पर ओथ उठाना और उसके बाद वजीर खजाना बनना, फिर ऑडियो लीक्स पे ऑडियो लीक्स आना और उसके अंदर से एक ऑडियो लीक इमरान खान साहब के बारे में आना जो कि ऑब्वियसली उनका केस को वीकन करती है। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा का एक्विटल, और अब ये ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बोले जाना कि नवाज शरीफ साहब जल्द आएंगे, लेकिन हम उनको कह रहे हैं कि ज़रा एहतियात करें, और उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट का जो है वो गिरना ज़रूरी है। तो नवाज शरीफ साहब के कब आने के आसार हैं, कब आ रहे हैं वो? महीने, 2 महीने, 3 महीने, कब? देखें, हमें यकीन है कि जिस तरह आज अदालतों ने इंसाफ किया और ये एक बेबुनियाद केस खत्म हुआ, ये कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सुरखरू हुई और बरी हुई, इसी तरह ये है कि हमें यकीन है और उससे भी बढ़कर यकीन है कि मियां नवाज शरीफ भी इसी तरह सुरखरू होंगे और ये है कि उनकी सजा खत्म होगी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती, इससे ज्यादा कुमज़ का खेज ग्राउंड नहीं हो सकती किसी को, एक लीडर को छोड़े जो 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हो, एक आम आदमी को भी सजा देने का और डिस्क्वालीफाई करने का कोई जवाब नहीं था। इससे ज्यादा इस तरह मैंने कहा नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? निसार चीमा साहब, मेरा सवाल तो ये है, जो तनख्वाह लेनी थी जो नहीं ली वो उसका ये बातें होती रहती है। निसार चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? इससे ज्यादा खून क्या हो सकता था? तो हमें यकीन है कि वो वापस आएंगे, सजाएं खत्म होंगी, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, कौम की क़यादत करेंगे। कब आ रहे हैं निसार चीमा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत इसी साल इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद कब? बिल्कुल अगले इलेक्शन से पहले आएंगे और कौम की क़यादत करेंगे। ठीक हो गया, सही। यानी PMLN की क़यादत मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी नहीं, नवाज शरीफ साहब करेंगे। देखिए हमारे कायद तो वही है, हमारे कायद तो वही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहिबा ने, वो हमारे कायद की एक बहादुर बेटी हैं, उन्होंने पार्टी में नई जान डाली, उनकी जुर्रत और बहादुरी को ये है कि पूरी कौम उसकी गवाह है।
आप और कह रहे हैं उसकी नई जान उसको- डाली, जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बिठा दिया, भट्टा बिठा दिया PMLN का। चले उनके कि वो जो है जो 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 जान पड़ेगी मुस्लिम लीग नून में, जो जाहिर है कि एक जो उसकी अचीवमेंट होगी उसके लिए तो जाहिर है वो PTI के लिए तो वो हमारा क्रेडिट उनका डिस्क्रेडिट होगा, हमारे पॉजिटिव चीज उनके लिए नेगेटिव होगी। जमशेद चीमा साहब सुन रहे हैं आप? वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, जमशेद चीमा साहब हमारे भाई हैं, वो जो भी कहें कोई बात नहीं है, हमें ठीक ये है। है कि वो हम कभी माइंड नहीं करते उनकी बात। ठीक है, जमशेद चीमा साहब वो कह रहे हैं आप जो मर्जी कहें, जान तो वो डालेंगे और जब इंतखाबात होंगे तो फिर पता चलेगा। नहीं देखिए, अगर मैदान में तो मुकाबला करना ये तो बड़ी साहिब बात है ना। ये तो बेसिकली आप कह लें कि आपने काम किया, फिर आपने आवाम को बताया कि मैंने ये किया आपकी फलाह के लिए। अगर आपका नैरेटिव आवाम मानते हैं तो ये उसकी बुनियाद पे आप आगे आते हैं। असर साहब आपकी ऑडियो के अंदर गड़बड़ आ रही है, प्लीज आपकी तरफ से लेकिन प्रैक्टिकली सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। प्रैक्टिकली सूरत बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से आज मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। आज मुस्लिम लीग PTM जमशेद चीमा साहब थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था कि मरियम नवाज साहिबा ने PMLN का भट्टा बिठा दिया है, यानी काफी ज्यादा उनकी इज्जत और ताजीम जो PMLN की हुआ करती थी उसके अंदर कमी आई है। नवाज शरीफ साहब अलबत्ता पॉपुलर लीडर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं तो फिर तो मामला तब्दील हो जाएगा ना चीमा साहब? नहीं देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इशू ये था कि पहले मुकाबला था, जो इशू बना है चेंज आई है वो ये है कि पहले मुकाबला था नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का, और ये कहा करते थे कि हम छोटी बुराई है वो बड़ी बुराई है, छोटी बुराई और बड़ी बुराई का मुकाबला था। अब जो मुकाबला है वो बुराइयां सारी छोटी थी या बड़ी थी, इकट्ठी होगी 12-13 बकौल उनके अपने। और दूसरी तरफ जो है कि इमरान खान साहब पे कोई इस तरह का दाग नहीं है, कोई करप्शन का, कोई नेपोटिज्म का, कोई लॉलेसनेस का, कहीं को मनी लॉन्ड्रिंग का इस तरह का दाग नहीं है। लिहाजा लोगों के लिए आन हो गया। लेकिन देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जमातें भी इलेक्शन जीतते, एक मिनट सुना चीमा साहब मुझे इजाजत दें, अजहर साहब से बात कर लूं। मैं अजहर साहब से बात कर लूं, नहीं तो वो फिर पीछे कोई और होता है उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं वो। मुकम्मल कर, मैं कह रहा हूँ पहले मुकाबला ये होता था कि 40% वोट लेके पार्टी जीतती थी। आज PTA का वोट 65% हो गया है। 65% वोट हुआ इसलिए है कि हक और बातिल अलग, सच और झूठ अलग हो गया, लोगों को आसान हो गया आप कहने चॉइस करना। लिहाजा आज हम 39, 40, 45% पे नहीं है, आज हम 65% पे हैं। और उसकी वजह भी जरदारी साहब की जो एक करप्शन या एक फैमिली सियासत थी उसकी वजह वो बनी। ठीक है अजहर साहब, लास्ट कमेंट, इस ऑर्डर के बाद और क्या क्या ऑर्डर्स आने की या और क्या क्या केसेस सामने तेजी से चलने की तवक्को है आपकी नजर में? देखिए, नैब के कानून की तरामीम के बाद तकरीबन 1700 अरब के केस तो बट्टी हो चुके हैं। यानी हमने करप्शन को पाकिस्तान में लीगलाइज कर दिया है और आपने वो सारा देख लिया। ECL में से नाम निकाल दिए गए। अब आगे जो है यानी मरियम नवाज शरीफ के हवाले से कोशिश होगी कि वो अपीलें सेटिसाइड हो सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ग्राउंड नजर आती हो। एक हकीकत है, एक बीइंग अ पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ हर एक को अपने अकाउंट साफ रखने चाहिए, कौम के सारी चीजें सामने रखनी चाहिए। अब हियरिंग है 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नैब में तरामीम हुई है, और मैं समझता हूँ वो पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। वो कानून बनाते हुए UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 की इंटरनेशनल कन्वेंशंस की भी खिलाफ वर्जी है उसमें। चलें, उसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद अमजद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, निसार चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एक बात तो तय है कि आने वाले वक्तों के अंदर और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट होगा कि इंतखाबात में वो जो नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब बाहर होंगे, मरीम नवाज साहिबा को वैसे सजा मिली हुई है, वो सारी चीजें तो क्लियर होते हुए नजर आ रही है, बिलखुसूस मरीम नवाज साहिबा की। तो अब आमना सामना क्या इंतखाबात के अंदर मरीम नवाज साहिबा और इमरान खान साहब का होगा या मंजरनामा मजीद तब्दील होगा? क्योंकि 2 महीने के अंदर एक और बड़ी खबर आने वाली है, और कल एक बड़ी खबर ये होगी कि कल वो यूजर जिसने डार्क वेब के ऊपर सारी ऑडियोज लीक की हैं, अब वो कह रहे हैं कि कल सारा डाटा वो डंप कर देगा। लेट अस सी what will happen tomorrow, and tomorrow could be a very interesting day in terms of news as well. अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।